नमस्कार बच्चों, आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। समास क्या है ये जानने के लिए पहले बच्चों यहाँ दिए गए जो दो चित्र हैं उनको ध्यान से देखो। पहले चित्र बना है, उसके बाद क और ख दो वर्ग बनाए गए हैं जिनमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। पहले चित्र बना है, फिर लिखा है क में लिखा है माता और पिता, ख में माता पिता। इसी तरह से क में 10 सिर वाला व्यक्ति और ख में दशानन। ध्यान से अगर हम देखें तो बच्चों दोनों क और ख दोनों वर्ग में बात एक ही कही गई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क में जो लिखा गया है उसमें माता और पिता शब्दों के साथ उनके परसर्ग भी लगे हुए हैं, लेकिन ख भाग में बीच का परसर्ग हटाकर दोनों शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना की गई है। इससे यही पता चलता है कि जब हम किसी भी शब्द के बीच लगे हुए परसर्ग हटाकर उनको एक शब्द बना देते हैं तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं, नए शब्द जो बनते हैं, शब्दों का जो ये मेल होता है, इसे ही हम समास कहते हैं। संक्षेप में अगर हम इस बात को कहें तो कि जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बने तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान रहे, अक्सर बच्चे संधि और समास दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में ही शब्दों का मेल होता है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, संधि में जो मेल होता है वो वर्णों का मेल होता है, स्वर और व्यंजन जो है उनका मेल होता है, जबकि समास में शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, विद्यालय, विद्या जमा आलय, आ और आ मिलकर आ बना है, तो यहाँ संधि है क्योंकि दो स्वर आपस में मिले हैं। जबकि समास अध्ययन रत, अध्ययन में रत, यहाँ दो शब्द हैं अलग अलग जिनके बीच का परसर्ग हटाया गया है। समास में जब हम शब्दों का मेल करते हैं या शब्दों को जब हम समास का हम विग्रह करते हैं, शब्दों को अलग करते हैं, तो वो अलग तरह के शब्द हो सकते हैं। लेकिन संधि में हम जब विच्छेद करते हैं या संधि करते हैं तो उस दौरान जो शब्द है वो बिल्कुल वैसे का वैसा अलग होता है। चलिए अब समास से संबंधित कुछ शब्द जिनके आधार पर हम आगे पढ़ेंगे उनको जान लें, जिन शब्दों का प्रयोग हम समास बताते हुए करेंगे। पहला, समस्त पद। समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त या सामासिक पद कहलाता है। पूर्व पद, समस्त पद के जो दो पद हैं उनमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद, समस्त पद के दो पदों में से दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, समस्त पद है रात दिन, रात पूर्व पद हुआ इसका और उत्तर पद है दिन। देशभक्ति, देश और भक्ति, देश इसमें पूर्व पद है, उत्तर पद भक्ति है। यथाशक्ति, यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। इसको आप और तरह से भी, एक और तरीके से भी इसको समझ सकते हैं बच्चों। पूर्व पद यानी जो पहले आता है, उत्तर पद यानी जो बाद में आता है। इसके आधार पर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब समास विग्रह क्या है? जिस प्रक्रिया से हम समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करते हैं उन्हें हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता को जब हम अलग करेंगे तो माता और पिता, जो माता और पिता शब्द हमने बनाया ये समास विग्रह है। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, ज्ञान से युक्त ये समास विग्रह है। अब हम समास के भेद पढ़ते हैं। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। पहला,
तत्पुरुष समास। दूसरा अव्ययी भाव समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। चौथा कर्मधारय समास। पांचवा द्वंद्व समास और छठा द्विगु समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें पहला पद प्रधान हो और वो साथ ही अव्यय भी हो। अधिकतर इसके आरंभ में आ, बे, भर, यथा, प्रति, नि आदि शब्द आते हैं। बच्चों, अव्यय शब्द के बारे में भी आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अव्यय क्या होता है? अव्यय अर्थात ऐसे शब्द जो किसी भी काल, वचन या लिंग में परिवर्तित ना हो। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी यानी जिसमें कोई विकार नहीं आता, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और साथ ही वह अव्यय भी होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों। आजीवन, जीवन पर्यंत, इसका विग्रह ये होगा। बेकाम, विग्रह होगा बिना काम के। भर पेट, पेट भर के। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिमास, प्रत्येक मास। निडर, बिना डर के। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे बच्चों, अक्सर जो एक ही शब्द की आवृत्ति होती है वो शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे दिनों दिन, दिन प्रतिदिन। इसी तरह से घर घर, प्रत्येक घर। आशा है आपने इसको समझ लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और वह शब्द अव्यय भी होता है। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी काल, वचन या लिंग में परिवर्तित नहीं होते। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अब दूसरा समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास की जो मुख्य पहचान है बच्चों, वो ये है कि इसके मध्य कारक की विभक्ति आती है। कारक पढ़े हैं आपने? इसके बीच कारक की विभक्ति आती है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इस कारक विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं। देशगत, देश को गत, गत यानी गया हुआ, देश को गया हुआ। तो मुख्य जो शब्द है वो गत है, जाने वाला, कोई जो गया। कौन कहाँ गया, कौन गया, तो फिर ये देश को गया, ये हो जाएगा। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, बात लिखित की हो रही है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कैसे लिखा हुआ है? तो हाथ से लिखा हुआ है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है। इसी तरह से सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, बात आग्रह की है, लेकिन किसके लिए आग्रह? तो सत्य के लिए। तो जो मुख्य शब्द है इसका वो आग्रह है। गुणहीन, गुणों से हीन। सेना नायक, सेना का नायक, बात नायक की हो रही है, लेकिन नायक किसका है? सेना का। तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। बच्चों, हमने देखा इन सभी उदाहरणों में जो दूसरा शब्द है, जो उत्तर पद है, वो प्रधान है। जहां भी उत्तर पद प्रधान है वहां तत्पुरुष समास है। पूर्व पद उत्तर पद की तरफ संकेत करता है, उसके बारे में बताता है, लेकिन प्रधान उत्तर पद है। तीसरा समास हम पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जिस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष्य साथ साथ हों उसे कर्मधारय कहते हैं। और ये अनिवार्य नहीं बच्चों कि हर बार पूर्व पद ही उत्तर पद की विशेषता बताए, कई बार इसका उल्टा भी होता है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। श्वेतांबर,
श्वेत है जो अंबर, घन श्याम, घन के समान श्याम। तो इनमें हम देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य हैं ये दोनों शब्द। बच्चों, विशेषण और विशेष्य का भी आपको मैं बता दूं, विशेषण होता है किसी भी शब्द की विशेषता, किसी की विशेषता बताना, और विशेष्य वह वस्तु जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य वह वस्तु या व्यक्ति है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण विशेषता है। तो कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ होते हैं। एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। अब अगला हमारा पद है द्विगु समास। अगला समास हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। अगर आप इस समास का नाम पढ़ें तो उस नाम में ही आपको इस समास की विशेषता का पता चल जाएगा। द्विगु, द्वि पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, द्वि दो को कहते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी भी शब्द में, किसी भी समस्त पद में पहला पद अगर संख्यावाची है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब हम उदाहरण देखते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। द्विगु, 2 गौओं का समाहार। समाहार का मतलब मेल, समूह कह सकते हो। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। षड्रस, 6 रसों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समाहार। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि इसमें जितने भी पद थे हमारे, उनमें पहला पद जो है, जो प्रथम पद है, वो संख्यावाची है। तो जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता ये है कि इसमें कोई एक पद प्रधान नहीं होता, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बच्चों, अब इसको भी आप इस भेद के नाम से समझ सकते हो। द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है कुश्ती। कुश्ती में क्या होता है बच्चों? 2 समान शक्ति के लोग एक साथ लड़ते हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं। तो उसी तरह से इस समास में भी जो 2 शब्द आते हैं वो दोनों समान रूप से प्रभावशाली हैं, समान रूप से प्रधान हैं। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। माता पिता, माता और पिता। देव असुर, देव और असुर। हानि लाभ, हानि और लाभ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धूप दीप, धूप और दीप। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि दोनों पद ही प्रधान हैं और ज़्यादातर शब्दों में योजक शब्द और लगा हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द और लगा हुआ है, जिसका लोप करके समस्त पद बनाया गया है। अगला हमारा समास है बहुब्रीहि समास। बच्चों, अब तक जो 5 समास हमने पढ़े उसमें किसी में प्रथम पद प्रधान था, किसी में उत्तर पद प्रधान था, किसी में दोनों पद प्रधान थे, किसी का प्रथम पद संख्यावाची था। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जहाँ किसी भी समस्त पद का पहला और दूसरा पद, प्रथम और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अंबर यानी वस्त्र। श्वेत है अंबर जिसके यानी सरस्वती। त्रिलोचन, 3 आंखें हैं जिसकी, अर्थात शिव। निशाचर,
निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। बच्चों हमने यहाँ देखा कि जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, बल्कि वो शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस तरह के उदाहरण जो भी हैं वो सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान रखने योग्य है कि समास विग्रह में समास विग्रह करने के तरीके के अनुसार एक ही शब्द एक से ज्यादा समास का उदाहरण भी हो सकता है। जैसे श्वेत अंबर, श्वेत है अंबर जिसके, यानी सरस्वती। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करें कि श्वेत है जो अंबर, यानी जो कपड़ा सफेद है, तो यहाँ पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, विशेषण और विशेष्य हैं। तो यहाँ अगर इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। इसी तरह से देखिए त्रिलोचन, 3 आंखें हैं जिसकी, अर्थात शिव। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से इसका विग्रह कर दें कि 3 लोचन का समाहार, 3 लोचन, तो हम देखेंगे पहला पद जो इसका है वो संख्यावाची है, तो ये कहाँ चला जाएगा, द्विगु समास में चला जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, जब भी समास विग्रह करना आए तो समास विग्रह पर ध्यान दें कि विग्रह किस तरह से किया गया, उसी विग्रह के आधार पर उसका भेद कई बार बदल जाता है। एक और उदाहरण नीचे दिया गया है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगर हम इस तरह से इसका विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय में जाएगा, क्योंकि कंठ की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। लेकिन अगर हम कहें कि नीला है कंठ जिसका, यानी शिव, तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो बच्चों इस बात का आपने ध्यान रखना है। आज हमने समास पढ़े, एक बार फिर से उनको हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या विशेषता थी बच्चों? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्यय भी होता है। अव्यय मैंने आपको बताया था, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन और काल के कारण बदलते नहीं हैं। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है और जो प्रथम पद है वो उत्तर पद के बारे में ही बताता है। तीसरा हमने पढ़ा कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं। एक शब्द विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। उसके बाद हमने द्विगु पढ़ा। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है। फिर द्वंद्व पढ़ा। द्वंद्व में दोनों पद समान रूप से प्रभावशाली होते हैं और अक्सर उनके बीच और शब्द का प्रयोग होता है। छठा हमारा था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान ना होकर दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। थोड़े प्रश्न हैं जो मैं आपको दे रही हूं, आप इनको देखेंगे और इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे और अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले तो आपको बताना है कि समास किसे कहते हैं। उसके बाद नीचे लिखे गए विग्रहों के समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूं कि आप किस तरह से लिखोगे, बाकी फिर आप उसी के अनुसार लिखोगे। जैसे पहला शब्द है आपका विद्या का आलय, तो आप इसका समास बनाओगे तो क्या बनेगा, विद्यालय, विद्यालय। और समास कौन सा हुआ, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें आलय की बात की गई है। और कौन सा आलय है, विद्या का आलय। इसी तरह से बच्चों बाकी जो शब्द दिए गए हैं, विग्रह जो किए गए हैं, उनसे आपको समस्त पद बनाने हैं और समस्त पद बनाकर उनके समास के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप विग्रह लिखेंगे, उसके बाद आप इससे बनने वाला समस्त पद लिखेंगे और समस्त पद के बाद फिर आप समास का नाम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न जो हमारा है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले समस्त पद दिया गया है, उसके बाद समस्त पद का विग्रह है और उसके बाद समास का नाम है। तो ये आप अपने विवेक के अनुसार
जो आपने पढ़ा उस ज्ञान के आधार पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। धन्यवाद।